हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में मैं शुभम सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जितने भी भाई बहन हमारे जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। और आप लोग कैसे हैं? सभी लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। एक बेहतरीन क्लास आपकी कागज कलम होने वाली है, तो जितने भी साथी हमारे जुड़ चुके हैं सभी लोग इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब क्लास को स्टार्ट किया जाता है मेरे साथी। चलिएगा, एक शानदार लाइन के साथ इस क्लास की शुरुआत किया जाए। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। मोती कभी भी समुद्र के किनारे नहीं आते, मोती पाने के लिए हमें समुद्र में उतरना ही पड़ेगा। उसी वजह से अगर हमें नौकरी पाना है तो हमें कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो चलिएगा, जितने भी भाई बहन जुड़ चुके हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर देंगे और बिना देरी के क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिएगा, एक शानदार पेपर मैं उठा लिया हूं। अभी फिलहाल में जो पेपर पूछे गए हैं उसका बेहतरीन प्रश्न है। बताइए पहला सवाल क्या कहना चाह रहा है। बोला एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 20 मिनट देर से पहुंचता है, परंतु जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। इसमें दो दो प्रश्न पूछे गए। पूछा गया उसका वास्तविक समय बता दीजिए, दूसरा पूछा गया घर से स्कूल की दूरी बता दीजिए। क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं। बताइए, इसका एक फार्मूला होता है, कभी भी ध्यान रखना। कभी भी तुम्हें अगर दूरी डिफाइन करना हो, दूरी डिफाइन करना हो, कभी भी क्या करना हो, दूरी डिफाइन करना हो, ध्यान रखना। क्या निकाला? दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है मेरे साथी? दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल मतलब पहली चाल स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। चालों का अंतर यानी S2 माइनस S1, चालों का अंतर गुड़े समय बटा 60, गुड़े समय बटा 60, समय बटा 60। समय बटा 60 क्यों करेंगे अभी मैं बता रहा हूं इसका रीजन। बताइए, डायरेक्ट आप दूरी निकाल सकते हो। देखिए कैसे, पहली चाल क्या दिया है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप यहां 30 रख दीजिए। रख दिया आपने, आगे देखा जाए। आगे इसने बोला दूसरी चाल क्या है मेरे साथी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप बताओ, दोनों चाल को घटा दो, 40 और 30 दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। गुड़े समय कितना लग रहा है? आप ध्यान रखना, जब बोला 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो 20 मिनट देर पहुंचा, ठीक। फिर आगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा गया तो 5 मिनट देर पहुंचा, यानी दोनों कंडीशन पे देरी हुई है। जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए और दोनों कंडीशन पे क्या हो, लेट हो, तो आप क्या करोगे? समय का अंतर ले लोगे। समय का अंतर बताओ क्या क्या? 20 मिनट यहां और 5 मिनट यहां, तो बताओ 20 में से 5 मिनट घटा दो तो क्या होगा? 15। 15 बटे क्या कर दिया जाए साथी? 60 कर दिया जाए। चलो अब डायरेक्ट यहां से आप दूरी निकाल सकते हो। कैसे? देखो इधर 30 से कैंसिल कर दो 2 बार, और 2 से कैंसिल कर दो 2 दूना 4 हो जाएगा, 20 बार, और इस 1 0 से 1 0, यानी 15 दूनी 30 किलोमीटर। यानी मेरे साथी आ गई दूरी क्या है? 30 किलोमीटर आ चुकी है। अब आप हमें ये बताइए, जितने भी साथी हमारे जुड़ चुके हैं, दूरी हमें पता चल गई है कि दूरी हमारी है 30 किलोमीटर, और ऑप्शन में जहां भी 30 किलोमीटर दिखे वही लगा दो। आप सभी को पता चल गया कि 30 किलोमीटर केवल इसी में है, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए ही उत्तर होगा। लेकिन अभी तक हमारा आंसर दूसरे का आया है, लेकिन हमें वास्तविक समय बताना है, समय निकालना है, वास्तविक समय। अब ये बताइए, अगर समय निकालना है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है कि नहीं? बताओ, दूरी कितना आई है? 30 किलोमीटर। चाल क्या है मेरे साथी? चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर। अब इसको काट दोगे तो आएगा 1 घंटा, आपका आएगा 1 घंटा। और 1 घंटा को आप क्या लिख सकते हो? 60 मिनट। 1 घंटा को आप क्या लिख सकते हो? 60 मिनट। अब ये बताओ, जब इस चाल से चला है तो उसे कितना समय लग गया है? 60 मिनट का समय लग गया, यानी 60 मिनट का टाइम ले लिया 1 घंटे का, तब भी वो कितने मिनट पहुंचा है? 20 मिनट देरी। इसका मतलब वास्तविक समय क्या रहा होगा? कहोगे सर वास्तविक समय जो रहा होगा वो सर 1 घंटा को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, और 60 मिनट पहुंचने के बाद भी उसे 20 मिनट का लेट हो गया, तो उसका वास्तविक समय क्या रहा होगा? 40 मिनट का। वास्तविक समय क्या रहा होगा? 40 मिनट का। उम्मीद करते हैं यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी। 40 मिनट का, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक हर एक बात क्लियर हो चुकी होगी। अगला प्रश्न बताएंगे। हाँ, ये वास्तविक टाइम है, इस बात को ध्यान रखना, ये वास्तविक समय है। क्लियर है? हाँ,
सेम इसी तरह का एक प्रश्न और लेता हूं, ठीक है, और आप बताइएगा क्या समझ में आ रहा है, बताइए। दूसरा प्रश्न बता दीजिएगा। बोला एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और वह 30 मिनट देर से पहुंचता है। वह 30 मिनट क्या करता है? देर से पहुंचता है। परंतु जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तो 5 मिनट देरी। मैंने बताया जब दोनों तरफ देरी देरी हो तो समय का अंतर ले लेते हैं। देखो कैसे करोगे। अभी मैंने क्या बताया, सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैंने क्या बताया, दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी निकालने के लिए चालों का गुणनफल कर देते हैं। चालों का गुणनफल यानी पहली चाल पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर। अब बताओ पहली चाल 20 है, दूसरी चाल है 30 है, तो चालों का अंतर यानी S2 माइनस S1 कुछ भी ले लेना, ठीक है, गुणे समय, समय समय जो भी आएगा और समय बटे 60 कर देंगे क्योंकि समय हमारा मिनट में है, जब घंटे में बदलेंगे तो हम 60 से भाग दे देंगे। बताओ दोनों की चाल बच्चों निकाला जाए तो पहली चाल है मेरे साथी 20 है, दूसरी चाल है हमारी क्या 30 है, और दोनों चाल का अंतर आप अंतर करोगे तो बताओ 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर में अंतर कितने का आएगा? आप कहोगे सर 10 का आएगा। समय की अगर मैं बच्चों बात करूं तो मैंने कहा जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा जब दोनों तरफ देरी होगी तो आप माइनस कर देना। यानी क्या करोगे, यहां 30 मिनट की देरी हुई है और यहां 5 मिनट की देरी हुई है, तो समय में क्या करो, जब दोनों तरफ देरी हो, यहां भी देखो देरी, यहां भी देरी, तो इस दोनों का अंतर ले लो। यानी 30 में से अगर मैं 25 को माइनस कर दूं, बताओ अगर मैं 30 में से 25 को माइनस कर दूं, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, बताओ अगर मैं 30 में से 25 को माइनस कर दूं, 30 में से 25 को माइनस 5 को माइनस कर दूं तो यहां आ जाएगा 25, 25 बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक हर एक बात क्लियर हो चुकी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। बता दो जल्दी। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल आप कर सकते हो, कर दिया, 2 से आप कैंसिल कर दो, 2 से 3 बार, और 3 से साथ ही इसको कैंसिल कर दो, तो आपकी जो दूरी आएगी वो 25 किलोमीटर आ जाएगी। दूरी जो आ रही है वो 25 किलोमीटर आ रही है। यानी आपको आंसर तो पहले पता चल चुका कि जिस ऑप्शन में 25 किलोमीटर होगा वही आंसर होगा। यानी मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए। इसीलिए मैंने 2 सवाल लिया कि आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाए, बेहतरीन प्रश्नों में माना जाता है। अब हमें समय निकालना है, समय जब निकाल लूंगा तो वास्तविक समय निकाल ही लूंगा। समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी है हमारी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 चौक 25, 5 चौक 20, यानी 5/4 घंटा आ चुका है। 5/4 घंटा यानी 5/4 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 1 सही 4/5 घंटा लिख सकते हैं। सॉरी 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 क्या लिख सकते हो? 1 सही 1/4 लिख सकते हो। अब आपको पता है 4 1 4 1 5/4। अब इसको क्या लिख सकते हो? अब ये बताओ 5/4 को आप 1 सही 1/4 लिख सकते हो। इसको आप मिनट में चेंज करना चाहते हो, 60 से गुणा कर दो तो 4 से 15 बार, यानी ये बताओ हम 1 घंटा 15 मिनट इसको लिख सकते हैं। 1 घंटा 15 मिनट यानी 1 घंटा 15 मिनट बराबर क्या होता है? 75 मिनट होता है। ये बात हर बच्चे को पता है। बताओ 75 मिनट को, यानी टाइम उसे कितना लग चुका है? 75 मिनट का। लेकिन 75 मिनट का टाइम लिया तब भी वो कितना देर पहुंचा है? वो 30 मिनट की देरी से पहुंचा है। तो भैया वास्तविक समय निकाल दो यहां से। वास्तविक समय कहोगे सर वास्तविक समय कैसे निकालेंगे? देखो भाई वास्तविक समय कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, 75 में से कितना देर पहुंचे हो आप? 30, 45 मिनट आ जाएगा। 45 मिनट क्लियर है? हाँ 45 मिनट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी मेरे जितने भी भाई बहन जुड़े हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताएंगे क्या कहना चाह रहा है। बोला है 2 गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 दिया है, ठीक है। उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए क्या होने वाला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का बताइए क्या होगा। देखिए सभी को पता है, गोले का रेशियो पता है। बताओ तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो पहले गोले का आयतन मान लेना कि 4/3 पाई आर क्यूब यानी R1 का क्यूब मान लो। दूसरे गोले को मान लेना कि 4/3 पाई R2 का क्यूब। क्लियर? और इसका रेशियो हमें दे दिया है प्रश्न में, क्या दिया है? 8/27 दे दिया है, 8/27 दे दिया है। क्लियर?
4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट कर दोगे, यहां R1 क्यूब R2 क्यूब, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो R1 बटा R2, R1 बटा R2, और इसका क्यूब लिख दो, R1 बटा R2 का क्यूब कर दो। यानी ये बताओ ये किसका क्यूब बनेगा, आप कहोगे सर 2/3 का क्यूब बनेगा, बनेगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अगर ये 2/3 का क्यूब बनेगा तो बताओ पावर दोनों की सेम है, तो यहां से आप R1 और R2 का मान निकाल सकते हो, यानी R1 का और R2 का रेशियो क्या बनेगा, आप कहोगे सर 2:3 बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं, बताओ बनेगा। अब आप ये बताओ R1 और R2 का जो रेशियो बने वाला है वो क्या बनेगा, 2:3 बनेगा, बताओ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे साथी, बता दो जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब आप बताओ, अगर R1 और R2 का रेशियो पता चल चुका है तो आपसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। अब आप सभी को पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr², 4πr1² और रेशियो 4πr2², बस यही, कुछ करना ही नहीं था। 4π से 4π कैंसिल आउट कर दो, R1 का मान क्या है, 2 है, R1 का मान 2 है, इस 2 का स्क्वायर कर दो, और आगे देखो R2 का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो। तो आप बताओगे सर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी जो बच्चों ने 4 और 9 दिया है वो एकदम सही जवाब दिया, ठीक है। हाँ, इसका राइट आंसर जो आने वाला है वो 4 और 9 आएगा। क्लियर है भाई, चलो राइट आंसर जो आएगा वो 4 और 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, चलिए। उम्मीद करते हैं यहां तक हर एक बात समझ में आ चुकी हुई सभी भाई बहनों को, ठीक है, 4-9 क्लियर। अगला प्रश्न आप लोग बताइएगा, अगला प्रश्न क्या ले रहा हूं बताइए, इसका जवाब दीजिएगा। 4 नंबर क्या कहना चाह रहा है, ये क्या बोला, बोला यदि गोले की त्रिज्या को हम 2 गुना कर दें तो उसका आयतन क्या होने वाला है, बताइए। अब मेरी बात को समझना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अब आप बताओ, गोला है, गोले की त्रिज्या, मेरी बात को समझो। जैसे मान लो पहला गोला है 4/3 पाई r क्यूब, पहले गोला है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। दूसरा गोला मान लो, दूसरा गोला भाई क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, बताओ हो गया क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आराम से करो। देखो इसे, अब देखो आपके मन में विचार आएगा सर कैसे करें, मेरी बात सुनो भाई। पहला गोला ये मान लो पहला गोला है, ये मान लो दूसरा गोला है, क्लियर यहां तक। अब आप सभी को पता है कि गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। आप इसको एक चीज और मान सकते हो, 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब, क्लियर है, बताओ। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई चाहो तो आप कैंसिल कर दो, यहां आपको R1 का क्यूब मिल जाएगा, R1 का क्यूब, और यहां भी आपको मिल जाएगा R2 का क्यूब। यहां आपको क्या मिलेगा, R2 का क्यूब मिल जाएगा, यहां R2 का क्यूब मिलेगा, मिलेगा, बताओ। R1 का क्यूब यहां मिल गया, R2 का क्यूब यहां मिल गया। अब मुझे ये बताओ, अब क्या करोगे बताओ। अब बच्चों के मन में आएगा ना कि सर करें तो कैसे करें, भाई बिल्कुल मन में आना चाहिए, वो बात तो एकदम सही आपने कहा, चलिए वो बात तो स्वाभाविक है, क्लियर। अब ये बताओ, इसने बोला हम त्रिज्या को 2 गुना कर दें, त्रिज्या को ही 2 गुना कर दो। अब मेरी बात को समझो, मेरी बात को थोड़ा सा समझो। जैसे मान लो पहले मैं R1 का मान, मान लो कि पहले मैं त्रिज्या को कितना ले रहा हूं, 10 ले रहा हूं, और दोबारा मैं त्रिज्या को 2 गुना ले रहा हूं, तो R2 का मान क्या ले रहा हूं, 20 ले रहा हूं। अब बताओ बना नहीं सकते भाई, त्रिज्या का 2 गुना की बात कर दिया तो त्रिज्या का 2 गुना कर दिया। अब मुझे ये बताओ यार, जैसे मान लो R1 का मान मैंने कितना ले लिया, 10 लिया, क्या ले लिया, 10 लिया। अब ये बताओ, चाहो तो आप और आसानी से कर सकते हो। आपके मन में एक विचार आएगा कि सर और आसानी से कैसे बताए, तो भैया चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो, नहीं इच्छा है तो चलो बेसिक कर दे रहा हूं। R1 का मान हो जाएगा 10, और यहां 10 का आप क्यूब कर दीजिए। यहां R2 का मान क्या है मेरे साथी, R2 का मान है 20, इस 20 का क्यूब कर दीजिए, क्लियर। अब बता दीजिए कितना गुना हो रहा है, तो 10 का क्यूब करोगे 1000 हो जाएगा, और 2 का क्यूब करोगे 8000 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ 20 का क्यूब, अच्छा ये बताओ कितना गुना आ रहा है, 1000 का कितना गुना आ रहा है, आप कहोगे सर 8 गुना आ रहा है। कितना गुना आ रहा है, 8 गुना आ रहा है, क्लियर। हाँ, तो आंसर ना कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 8 गुना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी भाई बहन बता दें जल्दी जल्दी। हाँ, एकदम सही जवाब सब बच्चों का आ रहा है, एकदम सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, 5 नंबर क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा बढ़िया सवाल है।
एक व्यक्ति 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 75,000 रुपए उधार लेता है। वह इसे 3 वर्ष के लिए 7% की दर से बी को उधार देता है, उसका लाभ प्रतिशत बता दीजिए। देखिए मेरी बात को समझो, जैसे हमें मानना क्या है, मैं मान रहा हूं कि मान लो ये ए है, ये मेरे साथी बी है, ये ए है, ये बी है, और आगे देखो ये आगे क्या है, सी है। ये ए है, ये बी है, और ये क्या है आगे, सी है। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो इसने क्या कर दिया, एक व्यक्ति 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए इतना ले लिया। मेरी बात को समझो, जैसे बी क्या है, बी उधार देता है, लेकिन ये बताओ अगर आप उधार किसी को दे रहे हो तो पहले उधार कहीं ना कहीं किसी से लिए जरूर होगे, यही तो होता है। या तो शुरू से ही आप एलन मस्क या बिल गेट्स बन जाओ तो बात अलग है भाई। क्लियर है? चलो बताओ कैसे करोगे। देखो, बी ने सबसे पहले किससे उधार लिया होगा, ए से लिया होगा। ए से जब उधार लिया बी को, बी ने ए से उधार लिया तो कितना लिया, 5% की दर से लिया, 5% की दर से। ये मैंने माना है, अब ये ना कहना गुरुजी आया कहां से, ये मैंने माना है। अब बताओ इसने क्या कर दिया, 3 वर्ष के लिए उसने 7% दर पर इसको दे दिया। अब बताओ इसको कितने परसेंट में दे दिया, 7% पर दे दिया, 7% पर। अच्छा ये बताओ, यहां तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। बताओ अब ये बताओ, बी जो है उधार देता है सबको, बी जो है सबको उधार दे रहा है, महान आत्मा है ये। बताओ अब आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि बी अगर सी को 7% पर दिया होगा और कितने परसेंट पर लिया है, 5% पर, तो आप ये देखो कि 1 वर्ष में कितना परसेंट दलाली कमा रहा है। आप कहोगे सर 5% लिया, 7% पर दिया, तो यहां से लेकर यहां तक कितना परसेंट दलाली कमाया, वो 2% का कमाया कि नहीं, 2% का। और ये बताओ अगर 1 साल में 2% का दलाली कमा रहा है तो 3 साल में कितना कमाएगा। आप कहोगे सर अगर मैं 3 वर्ष की बात करूं तो अगर 1 साल में अगर 2% कमा रहा है तो बताओ 3 साल में कितना कमाएगा। आप कहोगे सर 6% कमाएगा, मतलब 6% का लाभ कमा लेगा वो दलाली करके। और हमें यह बताना है कि लाभ कितना कमाया, तो भाई 75,000 का 6% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कितना आसान प्रश्न था। इस 75,000 का अगर बच्चों मैं 6% निकाल देता हूं तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। चलो करो, 6 से 5 बार करोगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 छंग 42, 3 45। यानी जिन बच्चों ने 4500 आंसर दिया है वो एकदम सही बच्चे हैं, उसमें कोई भी शक नहीं है। मैं बोल सकता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बी ऑप्शन को लगा दिया जाए। क्लियर है यहां तक? हाँ, 4500 बच्चों इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलो हाँ, हमने एबीसी को माना है क्योंकि बी जो है उधार दे रहा है इसको, सी को 7%, तो पहले 5% लिया, 7 दिया, तो 2% यहां से फायदा कमा लिया। और अगर 1 साल में 2% फायदा कमाया तो 3 साल में कितना कमाया होगा। आप कहोगे सर 6%, और अगर 6% का मुनाफा कमाया है तो 7500 का 6% निकाल दो, वही तो लाभ आएगा, 4500 रुपए मुनाफा कमा लेगा वो। अगला प्रश्न बताओ, 6 नंबर क्या कहना चाह रहा है। बोला है साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्षों में 4500 रुपए की राशि 6525 का मिश्रधन देगी। देखिए बहुत आसान होता है मेरे साथी। कैसे, ये मेरा 4500 जो है ये प्रिंसिपल है, यानी मूलधन है 4500 रुपए। क्लियर है यहां तक? बताओ, जब कोई राशि कुछ वर्षों में कुछ गुना हो जाती है तो आप सभी को पता है ये मिश्रधन होती है। यानी अमाउंट की अगर मैं बच्चों बात करूं तो अमाउंट हमारा कितना आया है, 6525, 6525। अब ये बात तो हर एक बच्चे को पता हो कि जो मिश्रधन होता है उसमें कहीं ना कहीं ब्याज जरूर सम्मिलित होता है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब ये बताओ अगर ये राशि यहां से लेकर यहां तक हुई है तो कितने वर्ष में हुई। आप कहोगे सर 5 वर्ष में। ये बात तो क्लियर है भाई। अब आप ये बताओ अगर हमें यहां से ब्याज पता करना है कि 5 वर्ष में कितना ब्याज कमाया, तो 5 वर्ष का अगर एसआई निकालना है तो कैसे निकालोगे। आप सभी को पता है अगर हमें ब्याज निकालना है, अगर हमें ब्याज निकालना होता है तो हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं। यहां तक उम्मीद करते हैं हर एक बच्चों को समझ में आ चुका होगा। आया है कि नहीं भाई, जल्दी जल्दी बता दो। आप कहोगे जी सर।
4500 में बच्चों अगर 6525 को घटा दोगे तो 45 10 55 10 65 2025 आ जाएगा। क्लियर है? यानी आपने देखा कि 5 साल का ब्याज जो आया है वो 2025 आया है। कितना आया है? 5 साल का जो ब्याज आया है वो 2025 आया है। अगर मैं बच्चों यहां से बोलूं कि 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, तो आप सभी बताओगे सर अगर 1 वर्ष का हमें ब्याज यहां से चाहिए तो हम सर क्या करेंगे, 2025 को 5 से भाग दे देंगे। बिल्कुल सही बात आपने कहा। अगर बच्चों आप 5 से भाग देते हो तो 5 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 बार में 405। यानी बच्चों आप यहां से एक निष्कर्ष यहां तक पहुंच चुके हो कि 1 साल का जो ब्याज आ रहा है, यानी 1 साल का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 405 आ रहा है। और हमें बताना क्या है? हमें रेट बताना है। किसी भी मूलधन से अगर हमें ब्याज निकल चुका है तो हम रेट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा, अगर मुझे रेट परसेंट चाहिए तो आप ये देखिए ब्याज कितना आया है। आप कहोगे सर ब्याज जो आया है वो 405 का आया है। क्लियर? बताओ मूलधन कितना है मेरे साथी? मूलधन है आपका 4500 रुपए। और यहां से बच्चों अगर आप 100% में गुणा कर देते हो तो आपका राइट आंसर आप बन जाएगा। कैसे? देखो इधर, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कर दो, 45 से 9 बार में 405, यानी इसका रेट जो आएगा वो 9% का ही आएगा। यानी जिन बच्चों ने 9% दिया है वो एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है? यानी इसका जो रेट आने वाला है मेरे साथी वो 9% ही आएगा। डी ऑप्शन। हां, अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है बताएंगे। 7 नंबर का देखिए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। हाँ, बोला है 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। ठीक है? यदि 2 छात्रों के अंक भूलवश गलतीवश 84 एवं 46 के बजाय 48 और 64 के रूप में शामिल कर लिया गया, उसका सही औसत बता दो। सही औसत बताओ जल्दी जल्दी। पहली बात देखो मेरे साथी, सबसे पहला काम देखो कि टोटल कितना योग आया है इसका। पहले 40 संख्याओं का औसत निकालो। तो आप ये देखो 40 संख्याओं का औसत जो आया है मेरे साथी, 40 का औसत जो आया है वो 68 आया है। आया है? आप कहोगे जी सर 8 चौक 32 का बच्चा 2 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 चौक 24, 3 27 हो जाएगा। यानी मैं बोलूं कि टोटल इसका योगफल कितना आया है भाई, 40 संख्याओं का औसत इतना है। जब गुणा करा देंगे तो हमें योगफल पता चल जाएगा। यानी हमें 2720 चाहिए। हमने अपने बच्चों से कहा बेटा ऐसा करना 84 एवं 46 लेना, लेकिन बच्चा हमारी बात कहां मानता है। हमने बच्चे से कहा बेटा आप 84 लेना और आप क्या लेना, 46 लेना। बच्चा मेरी बात थोड़ी मानेगा, बच्चा तो अपने मन का करेगा। वो कहा हम आपकी बात मानेंगे ही नहीं सर, हम मानने वाले हैं इसकी बात। 48 और 64 ले लिया। अच्छा ये बताओ, अगर आप बताओ, आपको मैंने कहा कि आप बेटा 84 और 46 लेना, लेकिन आपने मेरी बात को माना ही नहीं। आपने कहा मैं 48 और 64 लूंगा। तो हमें सबसे पहला काम यह देखना होगा कि हमने गलती कितने की किया। पहले जोड़ो भाई, चलो इसको बताओ। 8 4 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यानी अगर इस दोनों को मैं जोड़ लूं तो 130 हो जाएगा। यानी तुम्हें लेना चाहिए था 130 और तुम यहां ले कितना लियो, इसको दोनों जोड़ लो तो 6 40 100 हो जाएगा और 112। बताओ, हमने आपसे कहा कि बेटा तुम लेना 130 और तुमने ले लिया 112। बताओ कितने की कमी आ गई यहां, 18 की। यानी 18 की कमी आ चुकी है। अगर मैं आपको 18 जोड़ दूं तो मेरा एवरेज मेंटेन हो जाएगा। आप कहोगे जी सर। मेरे साथी अगर इसमें मैं 18 जोड़ देता हूं तो मेरा एवरेज मेंटेन हो जाएगा। आप कहोगे जी सर। 2720 से 10 2730 2738 मेरा अब आ गया है योगफल सही सही वाला। अब मेरा सही सही योगफल आ चुका है 2738। अब कोई टेंशन प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताना है सही औसत क्या होगा। तो भैया बता दो सही औसत क्या होगा। टोटल कितना नंबर आ चुका है भाई, 2738। कितनी संख्याएं हैं भाई, 40 संख्या है। 40 संख्या है। आप देखो किससे कट रहा है, 4 6 24 4 8 32, 4 6 24 4 8 32।
तो यहां तो ठीक है भाई, 4 छंग 24, 4 8 32 दशमलव, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 68.45 आ जाएगा। क्लियर है भाई, 68.45 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, 68.45 आने वाला। चलिए, सभी बच्चों का शानदार जवाब आ रहा है भाई। अगला प्रश्न आप देखेंगे, बताएंगे 8 नंबर क्या कहना चाह रहा है, बताएं जल्दी जल्दी। बोला एक परिवार के 4 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है। जब एक रिश्तेदार भी उनके घर आ गया तो औसत 3 साल बढ़ गया। रिश्तेदार आते हैं तो औसत बढ़ाने के लिए ही आते हैं क्या भाई? प्रश्न ऐसा ही बोला, कोई दिक्कत की बात। हमने आपको एक फार्मूला बच्चों बताया है, क्या बताया है? कभी भी बच्चों ध्यान देना, कभी भी आप संख्या में जब औसत से गुणा करते हैं, इस बात को हर एक बच्चा ध्यान देगा, कभी भी आप संख्या में जब औसत से गुणा करते हैं, जब संख्या में आप औसत से गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है बच्चों योग मिलता है। आपको क्या मिलता है? योग मिलता है। इस बात को हमेशा ध्यान देना कि कभी भी आप संख्या में जब आप औसत से गुणा करते हो तो आपको योगफल मिलता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संख्याएं कितना है आप देखिएगा, संख्याएं जो हमारी हैं वो 4 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना दिया है? 27 दिया है। इनका औसत कितना दिया है? 27 दिया है। चलो भैया गुणा कर दो, योगफल निकाल लो। तो 7 का 4 में करोगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 10, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। क्लियर है? जब रिश्तेदार आ चुका है तो 4 लोग थे, लेकिन जब रिश्तेदार भी आ जाएगा तो 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी। आप कहोगे सर अब संख्या हो गई 5 हो गई। इसने बोला औसत भी 3 बढ़ गया, यानी पहले औसत बच्चों अगर 27 था तो अब औसत 3 बढ़ेगा, यानी 30 हो जाएगा। यानी बच्चों हम यहां से गुणा कराएं तो 30 पंचे हो जाएगा 150। यानी अगर बच्चों इस दोनों का मैं डिफरेंस ले लूं तो हमें रिश्तेदार की आयु पता चल जाएगी। कैसे? देखो, अगर हमें रिश्तेदार साहब की आयु निकालना है तो आप क्या करोगे भाई? आप करोगे मेरे साथी 150 में से 108 घटा दोगे, यानी 42 वर्ष का रिश्तेदार हो जाएगा। मतलब आधी उम्र इसकी बीत चुकी है भाई। चलो 42 साल का रिश्तेदार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 साल के रिश्तेदार साहब हो जाएंगे। कितने साल के? 42 साल के। चलिए अगला प्रश्न आप लोग बताइएगा। डेसिमल का सवाल है, दशमलव का सवाल है। बताइए, बार बार ऐसा पूछा जाता है सवाल, बताए कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, आपके सामने ये जो प्रश्न आया है, ये प्रश्न कितना शानदार मैं कह सकता हूं। देखिएगा, जब आपको पता है 1.27 के ऊपर बार है, 27 के ऊपर बार का मतलब समझे, अगर कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर बार रहता है तो उस संख्या का रिपीटेशन बार बार होता है। अगर हमें बार हटाना है तो हम 9 से भाग दे देते हैं। यानी अगर बच्चों मैं इसको लिखूं तो 1 प्लस, अगर मुझे 27 को ऊपर बार को हटाना है, 27 के ऊपर इस बार को हटाना है, तो हम क्या करेंगे? जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने बार 9 लिख देंगे। क्लियर कर दिया? अब यहां से कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 से 11 बार हो जाएगा। यानी बच्चों आप कहोगे 11 एकन्नम 11 3 14/11। यानी जिन बच्चों ने 14/11 दिया है वो एकदम सही जवाब दिया। क्लियर है भाई? 14/11 आंसर सही हो जाएगा। समझ गए सभी बच्चे हमारे? बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 40 नंबर का। यह भी दशमलव का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा हट कर सवाल है। कैसे करेंगे देखा जाए। देखिए, बोला है 0.423। देखिए ये सवाल उससे एकदम डिफरेंट है। कैसे? देखिए, इसने बोला है 0.423। देखिएगा, 0. क्या बोला इसने? 0. क्या बोला इसने? देखा जाए, 0.423 दिया, 423 दिया। अब आप ये बताओ कितने नंबर के ऊपर बार है? आप देख रहे हैं 2 नंबर के ऊपर बार है। अब बच्चों के ऊपर समस्या ये आ जाती, सर 2 अंक ऊपर बार है। आपने बताया कि अगर पूरे नंबर के ऊपर बार रहता है तो 9 से भाग दे देते हैं, लेकिन अब करें तो क्या करें? सर हमारे समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। तो कुछ मत करो भैया, हमने कहा बोला क्या कुछ करने के लिए थोड़ी ना बोला आपसे।
हमने कहा पहले इस पूरी संख्या को आप लिख लो, आपने कहा जी सर लिख लिया मैंने, 423 को लिख लिया। अब आप ये देखो किस नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो आप कहोगे सर 4 के ऊपर बार नहीं है, तो इस 4 को आप घटा दो, घटा दिया। अब कहोगे सर बटे में क्या करें? बटे में बच्चों ये करो कि जिस संख्या के ऊपर बार रहेगा उस उतने 9 लिख दो, और जिस पर बार नहीं लेगा 0 लिख दो। आप कहोगे सर कितने नंबर पर बार है? आप कहोगे सर 2 नंबर पर। बिल्कुल सही बात। कितने नंबर पर नहीं है? 1 अंक पर नहीं है, तो 0 लगा दो बस। बच्चों यहां हो जाएगा 419, 423 है ना, तो यहां 419 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 990। क्लियर है भाई? चलो, यानी जिन बच्चों ने आंसर को किया है वो एकदम सही जवाब किया है। ठीक है भाई, चलो, यानी 419 बटे 990 एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहना चाह रहा है बताएंगे। इसमें इकाई अंक आपसे पूछना चाह रहा है, तो चलिए प्रश्न को देखा जाए। चलिए, हमने सबसे पहला काम ये देखना है हमें आधार पर, यहां क्या है इकाई अंक पर 3 है, तो चलो सबसे पहला काम हमें क्या करना है देखते चलना है। पहले इकाई अंक पर क्या है? 3 है, तो 3 की पावर है 24, 3 की पावर है 24। आगे देखा जाए, आगे 8 है, 8 की पावर क्या है? 57, 8 की पावर क्या है? 57 है। आगे क्या है भाई? प्लस दिया है, प्लस 4 की पावर क्या दिया है? 13 दिया है। 4 की पावर क्या दिया है? 13 दिया है। ठीक है, गुड़े क्या किया है भाई? गुड़े देखो, गुड़े 7 की पावर क्या दिया है? 7 की पावर दिया है 68, 7 की पावर 68 दिया है। ठीक है, बताओ, प्लस दिया है 4 दिया है, प्लस दिया है 8 दिया है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आपके सामने इन सारे नंबरों को दे दिया है, अब हमें बताना क्या है? केवल फाइंड आउट इकाई अंक करना। देखिएगा, जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा। यानी बच्चों ये कह सकता हूं, अगर किसी भी पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं और नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी शेषफल 0 आ रहा है, तो उसके इकाई अंक की पावर 4 कर देंगे। तो ये बताओ 4 से 24 बार 4 छंग 24, तो यहां हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा, हो जाएगा गुड़े। 4 से कटोगे 14 चौको 56 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा यहां शेषफल, तो 8 की पावर 1 कर दिया जाए, प्लस 4 है यहां, जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तियां 12 शेषफल 1 आएगा, यानी 1 यहां हो जाएगा गुड़े। जब 4 से इसको करोगे तो 4 एक अन्नम 4, 4 सत्ते 28, 17 चौको 68 हो जाएगा, ये 7 की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो, प्लस हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 8, यही हो जाएगा। आप कहोगे जी सर, आप कहोगे जी सर। नहीं साथी, यहां ध्यान देना, जब 4 से 17 बार कटेगा तो ये शेषफल 0 छोड़ देगा, तो यहां पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हमारा काम बन गया। 3 की पावर 4 करोगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 से 81 तियां 243। बताओ, अगर कभी भी 3 का पावर 4 लेते हो मेरे साथी, तो जब 3 का पावर 4 लेते हो तो आपको क्या मिलता है? 1 मिलता है, 81 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 से 81, यहां 1 मिलेगा, यहां बच्चों 8 मिलेगा, प्लस यहां मिलेगा 4। और ध्यान रखना, जब 7 की पावर 4 करोगे तो 7 की पावर 4 करने पर आपको क्या मिलेगा? बताओ जल्दी जल्दी, क्या मिलेगा मेरे साथी? 7 की पावर 4 करने पे 1 मिलेगा, क्योंकि 2401 बनेगा, तो यहां मिलेगा 1, प्लस हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 8। जोड़ना है, बढ़िया सवाल है भाई। तो यहां हो जाएगा 8, प्लस हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 8। तो आप ये बता दो क्या करोगे यहां भाई? 8 4 12 4 16, 16 4 20 4 24, 24। और हमें इकाई अंक निकालना है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो यही बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा? 4 बनेगा। हमारा जो इकाई अंक बनेगा बच्चों 4 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, हाँ। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक हर एक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न आप बताइएगा, 12 नंबर क्या कहना चाह रहा है? देखिए प्रश्न को पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है। बोला है दो संख्याओं का मासा 24 और उनका लासा 5304 है। यदि उनमें से एक संख्या 408 है तो दूसरी संख्या बताइए। आप लोगों ने प्राचीन काल से एक फार्मूला पढ़ते चले आ रहे हो, क्या क्या बताओ जल्दी जल्दी। आपने कहा सर, आपने पढ़ाया है सर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका मल्टीपल जो होता है बच्चों, वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। यानी अगर मैं लासा और मासा का गुणा कर दूं तो हमें संख्याएं जो मिलेंगी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल मिल जाएंगी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा लासा है 5304, हमारा लासा जो है वो 5304 है।
क्लियर। हमारा जो मासा बच्चों दिया है, मासा कितना दिया है भाई, मासा जो दिया है वो 24 दिया है, मासा 24 दिया है। और पहली संख्या बच्चों हमें क्या दिया है, 408 दिया है। और हमें दूसरी संख्या बताना है, बस कुछ है ही नहीं इस सवाल में। कुछ है क्या, नहीं है। कुछ है इस सवाल में, आप कहोगे नहीं सर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है। चलो अब आपको केवल और केवल काटा पीटी मचा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। चलो 24 से काटो, 24 एकन्नम 24 हो जाएगा, 24 और 16, 24 सत्ते 168 हो जाएगा। तो आप 17 से काट दो इसको, 17 से जब आप कैंसिल आउट करोगे 17 से, तो 17 त्रिक 51 हो जाएगा, 17 एकन्नम 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 312 बराबर सेकंड। यानी जो दूसरी संख्या जो आएगी वो 312 ही आएगी। क्लियर है भाई, 312 ही आएगी, इसकी दूसरी संख्या आ जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, हाँ काटा पीटी केवल करना है भाई बस। चलिए अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं, इसका जवाब आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे। 13 नंबर क्या कहना चाह रहा है देखिएगा। बोला है इसने कि दो संख्याओं का लासा 1820 और उनका मासा 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या हमें बता दीजिए। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे साथी कि जब भी हम एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणा करते हैं, एलसीएम का जब हम एचसीएफ से गुणा करते हैं तो हमें संख्याएं मिल जाती हैं। पहली संख्या मिल जाती है और दूसरी संख्या मिलती है। बोलो हाँ या ना, मिलती है? आप कहोगे जी सर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो बताओ, अब आप ये बताओ लासा कितना है भाई, 1820 लासा दिया है, 1820। मासा कितना दिया है, मासा दिया है 26 मासा दिया है। ठीक है, पहली संख्या अगर मैं देखूं तो पहली संख्या बच्चों हमें दिया है कितना, पहली संख्या अगर मैं देखूं तो पहली संख्या मुझे जो दिया है वो 130 दिया है, 130 दिया है। दूसरी संख्या बच्चों हमें मानना है तो दूसरी संख्या हमें निकालना है, कोई दिक्कत की बात। एक जीरो से आप एक जीरो को कैंसिल कर दो, 13 से काट दो, 2 बार 26 हो जाएगा, गुणा कर दो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 1 3, 364 बराबर दूसरा। यानी जो दूसरी संख्या आएगी वो 364 ही आएगी। क्लियर है भाई? चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला, 364। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक हर एक बात क्लियर हो चुकी होगी भाई, उम्मीद करते हैं ऐसी बात। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बढ़िया सवाल है मेरे साथी, किस्त का सवाल है, अभी फिलहाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए क्या कहना चाह रहा है। बोला 2100 रुपए के एक ऋण को 5 वर्षों में 10% की साधारण ब्याज की दर से चुकाने के लिए वार्षिक किस्त बताइए। सिंपल इंटरेस्ट की किस्त है, साधारण ब्याज की किस्त है, 5 वर्ष में हमें चुकाना है। तो सबसे पहला काम बच्चों क्या करोगे, 5 डिब्बा बना लो ऐसे। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, कोई फार्मूला इसमें नहीं बता रहा हूं, केवल आप समझ लो फार्मूला और मूला इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि परेशान ही रहोगे। ठीक, 1 2 3 4 5 बताओ, 5 वर्ष की किस्त है तो मैंने 5 डिब्बा बना दिया। अब हम एक एक कर को समझ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात। मान लेना कि सभी किस्त मेरी 100 की है, यानी पहली किस्त बच्चों मेरी 100 की है, दूसरी किस्त भी बच्चों मेरी 100 की है, तीसरी किस्त भी मेरी बच्चों 100 की है, चौथी किस्त भी बच्चों मेरी 100 की है, पांचवी किस्त भी मेरी 100 की है। देखिएगा दोनों सवालों को बढ़िया तरीके से हमें समझना है बस। ठीक है, सारी किस्त मैंने मान लिया 100 की है। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना, अगर मान लो मुझे इस पे किस्त देना है तो हमें कब का देना है, 1 2 3 4 साल का इस पर ब्याज लगेगा। इस पर कितने साल का ब्याज, 1 2 3 साल का ब्याज। इस पर कितने साल का ब्याज, 1 2 साल का ब्याज। इस पर कितने, 1 साल। इस पर 0%। बात समझे हमारी? यानी इस पर ब्याज जो लगेगा वो 4 साल का लगेगा, इस पर ब्याज जो लगेगा वो 3 साल का ब्याज लगेगा, इस पर जो ब्याज लगेगा वो 2 साल का ब्याज लगेगा, और इस पर 1 साल का ब्याज, इस पर 0%, कुछ ब्याज नहीं लगेगा। यानी पहले वाले को 4 साल का ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे वाले को 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा, और तीसरे वाले को 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा, और चौथे वालों को 1 साल का ब्याज, लेकिन पांचवें साल को 0% का ब्याज, कुछ ब्याज नहीं। अब हमें यह बताइए, समस्या यह होती है कि सर ब्याज कितना कितना होगा, तो मेरी बात को थोड़ा सा समझो। अब समझना यह है कि पहले साल क्या है, 100%। मैं एक बार समझा रहा हूं फिर समझ लेना। पहले साल क्या है, किस्त 100% की है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बताओ कितने साल का ब्याज लगने वाला है, कितने साल का, 1 2 3 4, 4 साल का ब्याज। कितने परसेंट पर लगेगा,
10% पर यहां से हमें समझना है बस। बताओ इस 100 से 100 कैंसिल, यानी पहले साल का ब्याज कितना लगेगा? 40 लगेगा। अब बताओ पहले साल का, यहां केवल तुम्हें ब्याज लिखना है, ब्याज, यहां ब्याज केवल तुम्हें लिखना है। समझ गए ना कैसे हो रहा है? यहां तो समझ चुके होगे कैसे मैं कर रहा हूं ब्याज। तो चलो बताओ पहले साल का अगर हमें ब्याज बच्चों यहां से लेना है तो बताओ पहले साल का ब्याज कितना लगेगा? आप कहोगे सर पहले साल का ब्याज लगेगा 40। दूसरे साल का ब्याज कितना लगेगा? दूसरे साल का ब्याज 1 2 3 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। तो बताओ 3 का 10% हो जाएगा 3, और 3 का 3 हो जाएगा तो बताओ 30 हो जाएगा। इसका ब्याज कितना लगेगा? 30 लग जाएगा। इसका ब्याज कितना लगेगा? 30 लगेगा। इसका ब्याज कितना लगेगा भाई? इसका ब्याज कितना लगेगा? इसका ब्याज लगेगा 20 लगेगा। इसका ब्याज कितना लगेगा? इसका ब्याज 10 लगेगा। और इसका ब्याज कितना लगेगा? इसका ब्याज जो लगेगा वो 0 लगेगा। यहां तक बता दो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बता दो जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत नहीं है ना? आप कहोगे नहीं सर, बस जोड़ लो मेरे साथी, बस जोड़ो। तो कैसे करोगे बताओ? अब बताओ, अब हमारी किस्त 100 की है, इसमें 40 का ब्याज लगा है, तो बताओ टोटल अमाउंट कितना हो गया? 100 और 40। भाई हमारी किस्त 100 की है, 40 हमने ब्याज दिया, तो टोटल हमने कितना दिया? पहले साल 140 दिया है। दूसरे साल हमने कितना दिया? 100 और 30, 130 दिया है। तीसरे साल हमने कितना दिया? 100 और 20, 120 दिया है। चौथे साल मैंने कितना दिया? 110 दिया है, 110 दिया है। पांचवें साल मैंने कितना दिया है? 100 दिया है। बस इसको जोड़ लो, बताओ कितना आ रहा है? 2 3 4 5, 500 आ जाएगा। 40 30 70 20 90 10 100, टोटल 600 आ गया। टोटल हमने 600 दिया। इस 600 का मान कितना है भाई? प्रश्न में 600 का मान 2100 है। प्रत्येक किस्त निकालना है। प्रत्येक किस्त आपने कितना माना है? 100 की माना है। 100 यूनिट का मान निकाल दो, आंसर आ जाएगा 2100 बटे क्या कर दोगे? 600 मल्टीपल में साथी कर दोगे 100, डबल से डबल, डबल से डबल, 6 से काट दो भाई, 6 से कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा साथी 6 त्रिक 18, 3 बचेगा, 6 पंचे 30, 350। यानी एक किस्त जो आप देने जा रहे हो भैया वो 350 रुपए की है। कितने की है? 350 की है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ गए सभी बच्चे? बताएं। हाँ 350 की किस्त आएगी। समझ गए ना आप लोग? हाँ इसी वजह से मैंने करके बगल में बता दिया था। अगला प्रश्न बता दो, बढ़िया प्रश्न है, बताइए। 9,270 रुपए के देय को 3 वर्ष में 3% साधारण ब्याज की दर से चुकाने के लिए कितनी वार्षिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा? 3 साल की बात कर दिया तो भैया, जब 3 साल की बात कर दिया तो 3 डिब्बा ऐसे बना लो। बना लिया 3 डिब्बा। अब देखो हमें समझाने के लिए सब कहानी लिखना पड़ रहा है, केवल आप समझ जाओ बस। 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा। प्रत्येक किस्त क्या मानोगे भैया? प्रत्येक किस्त आप ये मान लो कि प्रत्येक किस्त जो हमारी है वो 100 की है। यानी पहली किस्त भी हमारी 100 की है, दूसरी किस्त भी 100 की है, तीसरी किस्त भी 100। फार्मूला आप याद करोगे ना, इतना डिफिकल्ट फार्मूले है, मैं लिखवाने को लिखवा दूंगा लेकिन याद नहीं हो पाएगा तुम लोग से। बहुत फार्मूले हैं। सवाल की कंडीशन चेंज। साधारण ब्याज के जो भी किस्त के सवाल होंगे वो ऐसे ही लगेंगे। बहुत आसान होता है, बस आप डरते हो। बताओ अगर मैं बोलूं इस पर कितने साल का ब्याज लगेगा, आप कहोगे 2 साल का। इस पर कितने? एक का। इस पर 0%। इस पर तो भैया 0% का ब्याज लगेगा। पहले साल पर कितना ब्याज लगेगा हमें ये देखना है, दूसरे साल पर कितना लगेगा ये देखना है, तीसरे साल पर कितना लगेगा ये देखना है। यहां हमें केवल ब्याज देखना है बस। अब यहां इस बात को तुम लोग समझ गए होगे भैया कि ब्याज निकालना बहुत आसान होता है। आप कहोगे कैसे सर? 3 साल की बात कर दिया, हर साल 3% रेट दिया है। हर साल कितना दिया है? 3% रेट दिया है। अच्छा ये बताओ अगर मैं पहले साल का ब्याज निकालना चाहता हूं इसका, बताओ मूलधन है 100 रुपए, रेट कितना है मेरे साथी? रेट मेरा कितना है? 3% का। और इस पर कितने साल का ब्याज लगेगा? 2 साल का। 2 साल का ब्याज बटे क्या कर दिया जाए? 100 कर दिया जाए। 100 से 100 कैंसिल। यानी इस पर ब्याज जो कर लगेगा वो कितना लगेगा? आप बताओ इस पर ब्याज कितना लगेगा? आप कहोगे सर इस पर ब्याज तो सर 6 रुपए का लगेगा। समझ गए यहां तक कैसे हो रहा है? अब आप ये बताओ अगर इस पर 6 का ब्याज लग गया तो बताओ इस पर कितना ब्याज लगेगा? आप कहोगे सर इस पर कितना लगेगा? भैया ये बताओ मूलधन हमारा क्या है? 100 रुपए है। इस पर ब्याज कितना लग रहा है? 1 साल का लगेगा, 1 साल का। रेट कितना है भैया? 3 साल है, 3% है। 100 से 100 काट दो। कितने साल का ब्याज लगेगा? आप कहोगे सर 3 साल का। यहां तो समझ चुके हो भैया, यहां कितना साल का लगेगा? 3 साल का। यहां कुछ नहीं लगेगा, यहां कोई ब्याजे नहीं है भैया, यहां केवल और केवल 0% हो, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं है अमाउंट।
तो चलो समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ, अब आपको जोड़ लेना है सब ब्याज, ब्याज जोड़ो, टोटल अमाउंट जोड़ लो। 100 रुपए किस्त दे रहे थे, 6 रुपए ब्याज, दोनों मिलाकर 106 रुपए पहले साल दिए हो, दूसरे साल 103 रुपए दिए हो, तीसरे साल कुछ नहीं दिए हो, टोटल किस्त जो बनी थी वही दे दियो। जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। आप कहोगे सर 100, 200, 300, 6, 309 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 309 आ रहा है, यहां से 309। अब आप ये बताइएगा, जो हमारी देय किस्त है 309 बनी है, अब टोटल पैसा कितना देना है? 9,270। तो यानी 309 यूनिट का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 9,270 दिया है, 9,270। और बोला है प्रत्येक किस्त बता दो भैया, तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि का भुगतान किया गया? तो भैया ये बताओ, 100% का मान ये पूछना चाह रहा है, प्रत्येक किस्त का मान, तो निकाल दो भैया। 9,270 बटे हो जाएगा 309 गुणे 100 कर दो। चलो इससे कैसे कटेगा? आप देख रहे होगे 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27, यहां से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, जीरो। तो हमारा 3,000 आएगा भैया। कितना आएगा? 3,000। जिन बच्चों ने 3,000 दिया वो एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो भैया। क्लियर है यहां तक? हाँ, समझ गए सभी लोग? बहुत आसान होता है सवाल ऐसे निकालना, ठीक है, लेकिन डरते हो तुम लोग, परेशान ना रहो। जिन बच्चों को समझ में भी नहीं आओगे, इसके सवाल मैं 2-4 दिन और करा दूंगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, टेंशन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलो अगला प्रश्न बताओ। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा इसका जवाब। सभी जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा। 16 नंबर का सवाल क्या कहना चाह रहा है? बोला एबीसी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, कंटिन्यू चलता रहता है। पहला ए करेगा, फिर बी, फिर सी, लगातार चलता रहता है। यहां शब्द आ गया है बारी बारी, इससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं। सबसे पहला काम बच्चों हमें क्या करना है? हमें देखना है टोटल काम है कितना। तो आप ये बताओ, ए कितने दिन में काम को निपटा रहा है? भैया ए 12 दिन में निपटा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बी कितने दिन में काम को निपटा रहा है? भैया बी 15 दिन में निपटा रहा है। सी कितने दिन में काम को निपटा रहा है? तो आप कहोगे सर सी जो निपटा रहा है वो 20 दिन में निपटा रहा है। मैंने आपको बताया जब बच्चों इन तीनों का आप एलसीएम लेते हैं तो टोटल काम पता चलता है, यानी 60 है हमारा कुल काम। यहां से आप करोगे 12 पंचे 60, यानी ए एक दिन में जो काम कर रहा है वो 5 यूनिट काम कर रहा है। बी एक दिन में जो काम कर रहा है वो 4 यूनिट काम कर रहा है। सी एक दिन में जो काम कर रहा है वो 3 यूनिट काम कर रहा है। यानी बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट। बी एक दिन में जो काम कर रहा है वो 4 यूनिट। सी एक दिन में काम कर रहा है वो 3 यूनिट। ये क्षमता है कि ए एक दिन में 5 रोटी खाता है, बी एक दिन में 4 रोटी खाता है, सी एक दिन में 3 रोटी खाता है। ये अपनी अपनी कैपेसिटी की बात है, क्षमता की बात है। क्लियर? अब आप देख रहे हो कि 1, 2, 3 दिन में जो काम हुआ है, आप बताओ, एक दिन में 5, बी एक दिन में 4, सी एक दिन में 3। तो मैं कह सकता हूं कि जो 3 दिन में जो काम हुआ है, 3 दिन में जो 3 दिन में जो काम हुआ है वो 5, 4, 9, 3, 12 काम हुआ है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने ये बात एकदम तरीके से समझ चुके होंगे कि बताओ अगर 3 दिन में मेरे साथी 12 काम हो चुका है, क्योंकि 5, 4, 9, 3, 12, अगर ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4, सी एक दिन में 3, तो तीनों को जोड़ लेंगे 12 काम, यानी 3 दिन में 12 काम हो चुका है। तो हमें 60 काम करवाना है। तो बताओ हम 12 में किस नंबर से गुणा करें कि 60 हो जाए? तो आप कहोगे सर 12 में आप अगर 5 से गुणा कर देते हो तो 12 पंचे 60, 60 काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, 12 पंचे 60, 60 काम तो हो जाएगा, लेकिन जिस नंबर से आप यहां गुणा किए सेम वही नंबर से आप यहां भी गुणा कर दो, तो यानी 5 तिया 15, 15 दिन आएगा। यानी हमारा आंसर तो निकल चुका यहीं से। कोई दिक्कत की बात थी क्या यहां तक? बताओ जल्दी जल्दी। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि हमें 60 काम को करवाना है, कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। तो आंसर बच्चों मेरा जो होने वाला है वो 15 दिन आंसर हो जाएगा। यानी 15 दिन में जो है वो 60 काम को निपटा देगा। 15 दिन में जो है वो 60 काम को क्या कर देगा? निपटा देगा। तो हमारा आंसर बच्चों जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? हाँ, चलिए समझ गए ना सभी बच्चे हमारे? बढ़िया है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बताएंगे। इसका प्रैक्टिस कर लो जबरदस्त तरीके से, ठीक है? हाँ, इतना प्रैक्टिस कर लो ना कि कभी दिक्कत ही ना आए ऐसे सवालों में, ठीक है? जल्दी जल्दी बना दो। चलो 16 नंबर हो चुका है, 17 नंबर पर हम लोग आ गए हैं। 17 नंबर पर क्या होगा जवाब? देखिए, बोला है ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 9 दिन 15 दिन में करते हैं। वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, बारी बारी से।
तथा एक काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं, बारी बारी का सवाल आए या कोई भी सवाल आ जाए, आप गुरुजी वर्ड परिवार से जुड़े हो और आपका मेरा फर्ज है कि आप सभी बच्चों को मैथ सिखाना, और मैथ जब तक तुम्हें हम सुपरफास्ट नहीं बना देंगे तब तक मानने वाले हम नहीं हैं। बताओ ए एक दिन में कितना काम कर दिया मेरे साथी। ए एक दिन में जो काम किया है वो 9 काम किया है। बी जो एक दिन में काम किया है मेरे साथी, बी एक दिन में जो काम किया है वो 15 काम कर दिया है। हमने आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया कि ए और बी का जो भी टाइम देगा उसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमें टोटल काम पता चल जाता है। यानी अगर बच्चों में 9 और 15 का एलसीएम लेता हूं तो 45 हो जाएगा। यानी कुल काम 45 करवाना है। यानी 9 पचे 45। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, 15 तिया 45। बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। यानी हम बच्चों कह सकते हैं कि ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो यहां से एक रिलेशन ये निकला कि 2 दिन में जो काम हो रहा है मेरा, यानी यहां से पता चला कि 2 दिन में जो हमारा काम हो रहा है वो 5 3 8 काम हो रहा है। यहां तक हर एक बच्चों को पता है। बताओ, यानी 2 दिन में जो काम मेरा हो रहा है वो 8 काम हो रहा है। 2 दिन में जो काम हो रहा है वो 8 काम हो रहा है। मेरा मुझे करवाना कितना है? 45 काम करवाना है। कितना काम करवाना? 45 काम। तो अच्छा ये बताइए 8 में हम किस संख्या से गुणा कर दें जिससे हम 45 के एकदम पड़ोसी आ जाएं? तो आप कहोगे सर केवल और केवल आप एक नंबर है उसी से गुणा कर दो। 8 से 5 में गुणा करोगे तो सर 8 5 40, 40 काम हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा 5 काम शेष बचा है। अब आप देखिएगा, अगर आपने यहां 5 से गुणा कर दिया तो यहां भी आप 5 से गुणा कर दो तो यहां हो जाएगा 10 दिन। आपने देखा कि सर मेरा काम अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी मेरा 5 काम शेष है। बताओ 40 काम मैंने करवा तो लिया 10 दिन में, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अभी 5 काम तो बचा ही है। अब 5 काम करेगा कौन? पहले ए करेगा। और आप बताओ ए एक दिन में अगर 5 काम कर रहा है तो बताओ 11वें दिन, यानी बताओ 11वें दिन जो काम करेगा, भाई एक दिन ज्यादा लेगा, 10 के बाद एक 11 हो जाएगा, यहां से एक बढ़ेगा। तो 11वें दिन जो काम होने वाला है, 11वें दिन जो काम करेगा वो कितना काम कर देगा? 5 काम। तो यहां 5 जोड़ दो तो भैया 45 काम निपटा देगा। वो कितने दिन में निपटाएगा? 11 दिन में। तो जिन बच्चों ने 11 दिन लगाया है वो एकदम सही जवाब है। 10 दिन बिल्कुल बच्चों आंसर नहीं हो सकता इसका। क्लियर है यहां तक? 11 दिन बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। क्या कहना चाह रहा है बताइएगा। ये भी मैं बारी बारी से ही प्रश्न लिया हूं कि अब कोई समस्या इस प्रश्न में आना नहीं चाहिए। इतना ज्यादा मैं प्रैक्टिस आपकी करा दूंगा कि सवाल में दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। जब चैप्टर हमसे पढ़ोगे तो कुछ लगेगा ही नहीं सर कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ आएगा। आप बताओ, बोला ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 50 दिन में कर रहा है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? बारी बारी वाला सवाल है। चलिए हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं बच्चों। बताइए ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। बताओ ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, बताओ बी उसी काम को 50 दिन में कर रहा है। बी जो है उसी काम को 50 दिन में कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? अगर मैं बच्चों 50 और 40 का एलसीएम ले लेता हूं बच्चों तो हमारा 200 आ जाएगा। यानी हमें 200 काम को करवाना है और 40 पंचे 200, यानी ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में जो काम कर रहा है वो 4 काम कर रहा है। यानी ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। यानी इस प्रकार हम ये बता सकते हैं बच्चों कि 2 दिन में जो काम हो रहा है वो 9 काम हो रहा है। बताओ बच्चों 2 दिन में जो काम हो रहा है वो 5 और 4 9 काम हो रहा है। कितना हो रहा है? 9 काम। अच्छा ये बताइए, यहां तक तो हर बच्चा कर लेता है, लेकिन यहां के बाद बच्चों को समस्या आती है। अच्छा ये बताओ हम 9 में किससे गुणा कर दें कि 200 के करीब पहुंच जाए? तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि सर अगर आप यहां 22 से गुणा कर देते हो तो यहां 22 नवैया 198 हो जाएगा। यानी 198 काम हो चुका है कितने दिन में भैया? आगे देखा जाए भाई। तो यहां भी 22 से गुणा करा दो, 22 से दूना 44 आ जाएगा। यानी आपके मन से एक आवाज आई कि सर 44 दिन में मैंने कितना काम को निपटा दिया? 198 काम को निपटा दिया है भाई। चलो अब बच्चों के मन में आएगा सर पहले ए कर रहा है, बिल्कुल भाई 5 काम, फिर बी, फिर ए, फिर बी।
अब आप ये बताओ, बोला है यदि कार्य ए प्रारंभ करे, पहले ए करेगा फिर बी फिर ए फिर बी, लड़ाई नहीं करना है इसमें। तो बताओ काम कब समाप्त होने वाला है, तो मुझे ये बता दो यार, ये बताओ टोटल कितना दिन लग चुका है, टोटल कितना दिन, 44 दिन में 198 काम हो चुका है, 44 दिन में 198 काम हो चुका है। अब शेष काम कितना बचा, तो आप कहोगे सर 200 में 98 जाएगा, 2 काम शेष बचा है। अब जो 2 काम शेष बचा है उसको करेगा कौन, ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम। तो 44 सही 2/5 जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो एकदम सही जवाब कर रहे हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? हाँ, यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, बहुत ही आसान होता है, बस आप प्रैक्टिस करते रहोगे मेरे भाई तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं लगा दिया हूं, इसका आंसर आप लोग करेंगे। बोला यदि x रेशियो y बराबर 3:2 दिया है, x प्लस वाई का मान 90 दिया है, तो x माइनस वाई का मान बताओ। चलो देखो इधर, ये बताओ, अगर आपको यहां से एक जानकारी मैं दे दूं बच्चों, आपको पता है x रेशियो y, अब आप ये बताओ अगर x रेशियो y, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा बोर्ड हमसे आज नाराज क्यों चल रहा है भाई, देखा जाए क्यों नाराज हो भाई, हमसे कोई झगड़ा हो गया क्या, चलो देखो क्यों नाराज है। तो अगर बच्चों में x रेशियो y की मैं बात करूं, x रेशियो y की मैं बात करूं, तो दिया है बच्चों 3:2 दिया है, कितना दिया है, 3:2 दिया है। अब आप ये बताओ, आपको x प्लस वाई 90 दिया है, तो अच्छा ये बताओ कुछ देर के लिए मान लो x की वैल्यू है 3x, इसको मान लो तुम 3x, इसको मान लो तुम 2x, कोई दिक्कत की बात नहीं, x मानने से क्या दिक्कत है भाई, किसी को भी x बना सकते हो। चलो बताओ, अब आपको पता है सर x प्लस वाई का मान जो दिया है प्रश्न में वो 90 दिया है, तो आपको पता है सर x का मान यहां है 3, y का मान, x का मान यहां 3x है, x का मान देखो आप कंपेयर कर सकते हो, देखो x का मान आपने क्या माना 3x, y का मान आपने क्या माना 2x, अब यहां से आप लगा सकते हो 3x और 2x, यहां हो जाएगा 5x, यानी 5x की वैल्यू हो जाएगी 190, यहां से बच्चों मान जो निकलेगा वो 18 निकलेगा, यानी x की वैल्यू जो लिखने की 18, यानी 18 95 x का मान जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। अब समझ चुके होगे मेरे हिसाब से, अगर x की वैल्यू 18 हो जाएगी तो आप आगे बना सकते हो, कैसे करोगे देखो, अब मुझे बताओ। अब ये बताओ अगर ये x का मान है तो मैं x का मान वहां रख दूं तो हमें कंप्लीट संख्या पता चल जाएगी, 18 का 3 में गुणा कराओगे 18 त्रिक 54 यहां हो जाएगा, 18 दूनी 36 यहां हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे x का मान ओरिजिनल में कितना है, ओरिजिनल में, तो आप बताओगे x का मान सर है 54 और y का मान ओरिजिनल में 36 है, बस x माइनस वाई पूछा है, बस बता दो जल्दी जल्दी भाई, आपसे x माइनस वाई पूछा है तो भैया बता दो क्या दिक्कत है। आप कहोगे सर 54 में से हम 36 घटा दें, भाई बिल्कुल 54 में से 36 घटा दो। कहोगे सर 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, 1 बचेगा, 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, जो ऑप्शन सी में झलक रहा है 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, चलो बिल्कुल एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आज के सेशन का बस लास्ट प्रश्न है, आइए हम लोग देखते हैं क्या है कहना चाह रहा है। देखिए बोला यदि 1180 की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है, तो ए का हिस्सा हमें बताना है क्या होने वाला है। चलिए देखा जाए, सवाल को पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। बोला इसने क्या है, बोला ए के हिस्से का 2 गुना, 2 गुना मतलब 2a, ए के हिस्से का 2 गुना मतलब 2a, बी के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना मतलब 5b, बी के हिस्से का 5 गुना मतलब 5b, क्लियर। सी के हिस्से का 7 गुना मतलब सी के हिस्से का 7 गुना मतलब 7c, क्लियर। ये सभी क्या है, बराबर है, यानी ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अगर हमें एबीसी का रेशियो डायरेक्ट चाहिए तो मैंने एक तरीका आपको बताया है, जो बच्चे क्लास रेगुलर कर रहे होंगे उनको ये बात एकदम पता चल जाएगी। एबीसी का हम रेशियो डायरेक्ट बताने के लिए कैसे बताएं, हमने क्या बताया बच्चों, हमने आपको ये तरीका बताया, अगर तुम्हें ए का मान चाहिए तो ए को ऐसे छिपा लो, 7 का 5 में गुणा कराओ, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अगर बच्चों तुम्हें बी का मान चाहिए, तुम्हें बी का मान चाहिए तो बी को ऐसे छिपा लो, 7 दूनी 14, यहां 14 आ जाएगा। अगर तुम्हें सी का मान चाहिए तो सी को छिपा लो और 5 दूनी 10, यहां 10 आ जाएगा, आ चुका। अब आप बता सकते हो बच्चों, डायरेक्ट आप बता सकते हो सर एबीसी का जो मान आ चुका है वो 35 14 10 आ चुका है, और हमें बच्चों चाहिए ए का मान चाहिए, तो ए का मान कैसे निकालोगे, आइए हम लोग देखते हैं ए का मान कैसे निकालेंगे। ए का रेशियो कितना बन गया, 45 बन चुका,
टोटल या आप योग कर दीजिए मेरे साथी, तो 35 10 45 10 55 4 59 हो जाएगा, 59। और टोटल राशि में बंटवारा होना है 1180 में बंटवारा होना है। क्लियर है भाई? चलो बच्चों, मैं 59 से इसको 2 बार कैंसिल कर देता हूं तो 35 दूना 70 यानी 700 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 700 दिया है वो एकदम सही जवाब दिया है। क्लियर है भाई? 700 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक हर एक बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, कैसी लगी क्लास आप लोग जरूर बता दीजिएगा। आपको हर एक चीज पसंद आया, हर चीज समझ में आया? और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, और सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा कि सर क्लास कैसी लगी। अगर आपको समझ में आया तो आप जरूर लिखिएगा, नहीं आया तब भी लिखिएगा। ठीक है, चलिए, ताकि मैं अगले क्लास में आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करूं। क्लियर? तो मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि आपको समझ में जरूर आया होगा ये बात। क्लियर है? चलिए, तो सभी बच्चों के माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।